हेलो दोस्तों, फिलॉसफी विजु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 25 जून 2025 का जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड पार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 56 तक कर लिया था। आइए 57 करते हैं। देखिए, लिखा है कि सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित चरण, ये वैध युक्ति को सिद्ध करने के जो सीक्वेंस है वो बताना है। तो पहले हमने ये क्वेश्चन लिख दिया और ऑब्लिक लगा के कंक्लूजन गिवन है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्वेश्चन में हमने एम आई लगा लिया, मटेरियल इम्प्लीकेशन लगा लिया, तो मिल गए निगेशन इन ब्रैकेट निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन ए वेज बी। फिर हमने डिमार्गन कर लिया, डिमार्गन में डबल निगेशन ए डॉट निगेशन बी। फिर नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो ये हो गया डबल निगेशन ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में डबल निगेशन लगा लिए तो ये मिल गया ए। तो इसका सही सीक्वेंस देख लीजिए, इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा बी डी ए सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी प्रतिज्ञप्तियां पुनरुक्तियां हैं, पुनरुक्तियां बताना है। तो पुनरुक्तियों में क्या करना होता है कि हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में यदि सभी ट्रू आ जाए तो वो पुनरुक्ति होती है। तो इसमें ए और सी पुनरुक्ति है, टोटोलॉजी है। देखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया तो फर्स्ट दैट मीन्स एक ए है, ए सिंगल वेरिएबल है तो 2 की पावर 1 टू लाइन्स बनेगी, टू लाइन बनेगी। तो एक में ट्रू हो गया, एक में एफ हो गया। फिर निगेशन एक ले लिए तो एफ टी हो गया। फिर ए इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट निगेशन ए, तो टी एफ एफ हो गया, एफ टी एफ हो गया। फिर इसको हम जब निगेशन करेंगे तो दोनों ट्रू आ गया। तो ये पहला वाला ये टोटोलॉजी है। ऐसे ही आप थर्ड कर लीजिएगा, ये भी टोटोलॉजी आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप लाइव क्लास में या कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर से हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इसका सही आंसर ए एंड सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, न्याय मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित रूप में, तो ये हो जाएगा इच्छा स्वातंत्रवाद। न्याय सामूहिक पहचान की पुष्टि करने के रूप में। ग्रुप आइडेंटिटी की बात की किसमें होती है, बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म में होती है। न्याय हक के रूप में ये उदारवाद हो जाएगा। न्याय साझा समझ के रूप में ये समुदायवाद हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, जस्टिस एज सेव्ड बाई फ्री मार्केट, तो ये हो जाएगा लिबर्टेरियनिज्म। ये इच्छा स्वातंत्रवाद। जस्टिस एज टू अफर्म ग्रुप आइडेंटिटी, तो ग्रुप आइडेंटिटी की बात किसमें होती है, ग्रुप आइडेंटिटी यानी सामूहिक पहचान, ये मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद में होती है। जस्टिस एज शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड साझा समझ, तो ये कम्युनिटेरियम हो जाएगा। और उदारवाद में जस्टिस एज इंटेलिमेंट हो जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर थर्ड मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर के अस्तित्व के किस प्रमाण पर विश्वास जताया है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ईश्वर के पक्ष में जो बौद्धिक आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उसके फेवर में नहीं है। फिर भी क्यों, क्योंकि वो अंतः प्रज्ञात्मक प्रमाण को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर भी क्यों वो कहते हैं कि बौद्धिक प्रमाणों की आवश्यकता फिर भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सभी को ये अंतः प्रज्ञात्मक द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब जो, तो हमें कुछ आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो विवेकानंद ने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए हैं, विवेकानंद ने दिए हैं जैसे टेलियोलॉजिकल प्रमाण, कार्यणकारी मूलक प्रमाण, सभी वस्तुओं में निहित एकत्व और प्रेम पर आधारित प्रमाण, शब्द प्रमाण, सादृश्य मूलक प्रमाण। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अंतः प्रज्ञात्मक प्रमाण है। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। इंग्लिश में ये रहा, वेट एक सेकंड। Which proof for existence of the God did by स्वामी विवेकानंद relied upon, तो ये इंट्यूशनल प्रूफ हो जाएगा। इसका सही आंसर इंट्यूशनल प्रूफ हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्व विवेकानंद जिसको महत्व देते हैं वो इंट्यूशनल प्रूफ ही होता है। अभी हम लोगों ने क्या क्या बात किया कि ये कौन कौन से प्रमाण देते हैं, टेलियोलॉजिकल प्रूफ फॉर गॉड, टेलियोलॉजिकल प्रूफ देते हैं। और ये जगत की व्याख्या एक सर्वशक्तिमान कारण को मानने पर ही संभव है, तो कारण मूलक भी देते हैं। और तीसरा देते हैं कि सभी वस्तुओं में एकत्व निहित है। हमें सब चीजों भले
अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन हम गहरी दृष्टि सघन दृष्टि से देखें तो सब में एक ही तत्व का स्पंदन है। तो ये सभी वस्तुओं में निहित एकत्व का आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, प्रेम पर आधारित युक्ति देते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि सच पूछा जाए तो कोई किसी अन्य से प्रेम नहीं करता, बल्कि स्वयं से प्रेम करता है। प्रेम का उद्भव अपने को अपने से बाहर किसी अन्य में देखना होता है। तो यहाँ पर यदि प्रेम का स्वरूप है तो यहाँ पर क्या है कि इसका अर्थ है प्रेम का आधार अपने को अपने से बाहर देखने में है। तो प्रेम पर आधारित युक्ति भी विवेकानंद देते हैं। सादृश्यता मूलक प्रमाण भी देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं, वो इंट्यूशनल प्रूफ को देते हैं। अच्छा, जैसे हम ने बात किया कि विवेकानंद इंट्यूशनल प्रूफ को महत्व देते हैं। अच्छा, जैसे विवेकानंद है, समझिएगा, विवेकानंद है, टैगोर हैं और गांधी हैं। विवेकानंद हैं, टैगोर हैं, गांधी हैं। ये तीनों ईश्वर के संबंध में और भी युक्तियां देते हैं, और भी प्रमाण देते हैं, लेकिन ये तीनों इंट्यूशनल प्रूफ को अधिक महत्व देते हैं, विवेकानंद, टैगोर और गांधी। लेकिन अगर हम पूछें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, SRK, सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस प्रमाण को अधिक महत्व देते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रयोजन, इन्होंने भी कई सारे प्रमाण दिए हैं, बट प्रयोजन मूलक प्रमाण को, टेलियोलॉजिकल प्रूफ्स को ये ज्यादा महत्व देते हैं। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन ये तीन लोग, विवेकानंद, टैगोर और गांधी, ये इंट्यूशनल प्रूफ को महत्व देते हैं। हाँ, इसमें एक बात कर लेते हैं, इकबाल, अल्लामा इकबाल क्या करते हैं कि जो और भी आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं ईश्वर को प्रूफ करने के लिए, उसको उसको रिजेक्ट करते हैं, उसका खंडन करते हैं। विवेकानंद, टैगोर, गांधी तो खंडन नहीं करते, लेकिन इकबाल उसका खंडन करते हैं, और इकबाल कहते हैं कि ईश्वर को इंट्यूशन से ही जाना जा सकता है। तो इकबाल को भी देख ले। अब यहाँ पे एक चीज और, कांट का भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कांट ने जितने भी आर्ग्यूमेंट दिए हैं उसका खंडन किया है, लेकिन कांट जैसे नैतिक युक्ति, मोरल आर्ग्यूमेंट के बेस्ड पे के आधार पे ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास किया है। किस पे? नैतिक युक्ति के आधार पे। लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्जाम में कि कांट कौन से प्रमाण को महत्व देते हैं, तो वहां पे नैतिक प्रमाण नहीं था। तो नैतिक प्रमाण तो है ही, साथ के साथ प्रयोजन मूलक प्रमाण को भी कांट महत्व देते हैं, प्रयोजन मूलक प्रमाण को भी। तो जानते रहिए, प्रयोजन मूलक प्रमाण किसका हो गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी और कांट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मूर ने अपने दार्शनिक लेखन में सामान्य बुद्धि की मान्यताओं का बचाव क्यों किया है? क्योंकि सामान्य बुद्धि की मान्यताएं लोकप्रिय होती हैं, क्योंकि सामान्य बुद्धि की मान्यताएं स्वतः स्पष्ट सत्य होती हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, क्योंकि सामान्य बुद्धि की मान्यताएं हमारे ज्ञान को व्यावहारिक आधार प्रदान करती हैं, क्योंकि सामान्य बुद्धि की मान्यताएं सरल होती हैं। तो क्या आंसर होगा? जरा देखिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए। Why did Moore defend common sense belief in his philosophical writings? Because common sense belief are popular, because common sense belief are self-evident truth that we directly experience. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सेकंड ही हो जाएगा, बिकॉज कॉमन सेंस बिलीफ और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट वी डायरेक्टली एक्सपीरियंस। क्योंकि सामान्य बुद्धि की मान्यताएं स्वतः स्पष्ट सत्य होती हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि सहज बुद्धि के समर्थन में मूर ने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जो तर्क दिए हैं, उनको 5 भागों में देखा जा सकता है। पहला क्या है? सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित तर्क, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित तर्क, ये हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। चाहे तो लिख लीजिए, सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित तर्क, सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित तर्क, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस पर आधारित तर्क। नेक्स्ट क्या है? बाध्यता का तर्क, कंपल्सिव एक्सेप्टेंस, बाध्यता का तर्क, बाध्यता का
तर्क, कंपल्सिव एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्या है? निरीक्षण पर आधारित तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस। निरीक्षण पर आधारित तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस, निरीक्षण पर आधारित तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्या है? असंगति पर आधारित तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इनकॉन्सिस्टेंस, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इनकॉन्सिस्टेंस, असंगति पर आधारित तर्क, असंगति पर आधारित तर्क, असंगति पर आधारित तर्क। नेक्स्ट है दृढ़ विश्वास पर आधारित तर्क, कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास पर आधारित तर्क, कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास पर आधारित तर्क। जहाँ पे डाउट्स हो आप लाइव क्लास में जुड़ के पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बेस्ड ऑन प्लेटोज मेटाफर ऑफ डिवाइडेड लाइन अरेंज द स्टेज ऑफ नॉलेज फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट। तो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है? ये पूछ रहा है कि प्लेटो के विभाजित रेखा के आधार पर ज्ञान के निम्न चरणों को निम्न से। तो देखिए, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के 6वें अध्याय में अपनी ज्ञान मीमांसा में को एक विभाजित डिवाइडेड लाइन के रूप में से व्यक्त किया है। तो एक रिपब्लिक के 6वें अध्याय में एक ऐसे लाइन बनाइए, यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, ये बीच में सी हो गया और इसको फिर डिवाइड कर देते हैं, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो देखिए, जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं ए और डी के पार्ट को इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, प्रातिभाषिक या काल्पनिक ज्ञान। इसको बोलते हैं कॉन्जेक्चरल नॉलेज। लिख देते हैं सी ओ, स्पेलिंग जरूर याद रखिए, सी इंग्लिश में JECTURA, कॉन्जेक्चरल नॉलेज। इसमें क्या आता है? इसमें प्रातिभाषिक सत्ता जैसे और विज्ञानवाद, जैसे वेदांत का की जो प्रातिभाषिक सत्ता है वो इसके अंतर्गत आती है। वेदांत का जो परिकल्पित है वो भी इसमें आता है, इस एरिया में। ये जैसे जो सर्प, रस्सी में सर्प की प्रतीति, स्वप्न, भ्रम, ये चीजें ये कॉन्सेप्चुअल यानी प्रातिभाषिक यानी काल्पनिक ज्ञान में आ जाती हैं। फिर डी और सी, ये वाला एरिया जो है, इसमें क्या आता है? इसको प्रैक्टिकल और सेंसुअस नॉलेज बोलते हैं, व्यावहारिक या इंद्रियजन्य ज्ञान, व्यावहारिक या इंद्रियजन्य ज्ञान। इसमें क्या आता है? इसमें बिलीफ, ओपिनियन, बिलीफ दैट मीन्स धारणा, मत, विश्वास, व्यवहार, ये सारी ये चीजें आती हैं। व्यवहार, धारणा, मत, विश्वास यानी बिलीफ एंड ओपिनियन आता है। फिर सी और ई के बीच में जो है इसको हाइपोथेटिकल नॉलेज बोलते हैं। ये क्या है? हाइपोथेटिकल नॉलेज, हाइपोथेटिकल नॉलेज, हाइपोथेटिकल नॉलेज। अब हाइपोथेटिकल नॉलेज इसको बौद्धिक या विश्लेषणात्मक ज्ञान बोलते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें गणित और ज्यामिति से संबंधित चीजें आती हैं। गणित और ज्यामिति मतलब मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री से। और ई और बी ये लास्ट में जो है, ये इसको बोलते हैं रेशनल इंसाइट, रेशनल इंसाइट प्रमा, रेशनल इंसाइट, रेशनल इंसाइट। ये इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्म्स का ज्ञान होता है, प्रत्यय का ज्ञान होता है, आइडियाज का ज्ञान होता है, आइडियाज का ज्ञान होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा तीसरा, BADC। बी दैट मीन्स इमेजिनेशन। पहले क्या हुआ? सबसे लोअर में इमेजिनेशन, फिर क्या हुआ? फिर बिलीफ है यानी व्यवहार यानी ओपिनियन, ये सेकंड बिलीफ है। फिर क्या हो जाएगा? फिर फिर इसका सही आंसर हाँ थर्ड है, थिंकिंग। फिर इंटेलिजेंस, लास्ट में क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, which of the following statement follow from the fact the existence constitute the essence of body? तो इसका क्या आंसर चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का अनुसरण करता है कि विस्तार भौतिक तत्वों का सार होता है? तो देखिए, विस्तार भौतिक तत्वों का सार होता है। ये जब आदरणीय गुरुदेव अविनाश सर पढ़ा रहे थे हम लोगों को
तो ये सारा लाइन एकदम लाइन टू लाइन उसमें लिखवाया गया था। एक्सटेंशन हैज लिमिट, विस्तार की सीमा होती है। देखिए, विस्तार की सीमा, एक्सटेंशन हैज लिमिट, ये गलत है। विस्तार असीमित होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस नॉर बॉडीज विदाउट एटम्स, परमाणु रहित ना तो कोई स्थान है ना भौतिक तत्व, तो ये सही है। तो डेकार्ट के संबंध में क्वेश्चन है। देखिए, डेकार्ट एम्प्टी स्पेस को, खाली जगह को नहीं मानते। जैसे हैं डेकार्ट हो गए, पार्मेनाइडीज हो गए, पार्मेनाइडीज हो गए, अरस्तु हो गए और जेनो। ये लोग कहते हैं देयर इज नो एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस को मानता कौन है? एम्प्टी स्पेस को मानते हैं डेमोक्रिटस, हेराक्लाइटस। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था ये हेराक्लाइटस का नाम, तो जानते रहिए। हेराक्लाइटस एम्प्टी स्पेस को मानते हैं, हेराक्लाइटस। और एपिक्यूरस ये कहते हैं एम्प्टी स्पेस होता है। तो यहाँ पे क्या है? देयर इज नो एम्प्टी स्पेस, परमाणु रहित कोई स्थान नहीं है, यानी खाली जगह कोई नहीं है, तो ये भी सही हो गया। द कॉर्पोरल वर्ल्ड इज इलिमिटेबल, मूर्त जगत असीम है, ये भी एकदम सही है। द बॉडी हैज नो सेंटर, भौतिक तत्व का कोई केंद्र नहीं होता, तो जब पहला गलत हो गया, ये भी सही है। भौतिक तत्व का कोई केंद्र नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सी डी। यहाँ पे ये इधर के क्या है, ये एम्प्टी स्पेस को नहीं मानते, और डेमोक्रेटस हेराक्लाइटस कहते हैं एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होता है, ये जानते रहिए। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़ें और सही चुनें। देखिए, सेंट थॉमस एक्विनास के दर्शन के एक प्रमुख उद्देश्य ईसाई के पठन के साथ अरस्तु के इब्न रुश्दवादी पठन का समझौता करना है। देखिए, इब्न रुश्दवादी एक फिलोसफर है, इब्न रुश्द, तो उन्होंने इब्न रुश्द ने क्या किया, वो उनका जो विचार था वो एक्चुअली में अद्वैत की तरह था ना। वो तो थॉमस एक्विनास, चूंकि थॉमस एक्विनास, देखिए क्या है, जैसे एक्विनास दैट मीन्स क्रिश्चियन हो गए ना, क्रिश्चियनिटी हो गई, और इस्लाम हो गया, इस्लाम, और मध्वाचार्य हो गए, ये सब द्वैतवादी हैं। तो जो द्वैतवादी हैं, और तो इसमें लिखा है एक्विनास के दर्शन का उद्देश्य अरस्तु और इब्न रुश्दवादी के बीच समझौता कराना था। मतलब तो इब्न रुश्दवादी चूंकि अद्वैत टाइप के हैं, तो वहाँ की ऐसा कुछ कोई बात नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो मध्व है, इस्लाम है, ये हम लोगों ने 3 तरह के भेद पढ़ा है। जैसे क्या है? सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। शंकर, देखिए समझिए, शंकर और वल्लभ ये कहते हैं कि ना तो सजातीय भेद है, ना तो विजातीय भेद है, ना तो स्वगत भेद है। आप जानते होंगे सजातीय विजातीय स्वगत भेद क्या होता है। सजातीय, जैसे एक घोड़ा है, दूसरे घोड़े से जो उसका भेद है वो सजातीय भेद है। घोड़े और गाय में जो डिफरेंट है वो विजातीय भेद है। और एक ही जो घोड़ा है, उसके कान और उसकी पूंछ में जो डिफरेंट है वो स्वगत भेद है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि कोई भेद नहीं मानते। मत और रामानुज केवल और केवल स्वगत भेद को मानते हैं। रामानुज किसको मानते हैं? स्वगत भेद को मानते हैं। और मध्वाचार्य, क्रिश्चियन और इस्लाम, ये जो द्वैतवादी हैं, वो सजातीय और विजातीय भेद को मानते हैं। ये आपको जानते रहना है। तो इब्न रुश्दवादी के साथ समझौता कराना ये गलत हो गया। ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना एक अन्य उद्देश्य था, ये बिल्कुल सही है। ये तत्व और अस्तित्व के विचार समान हैं, ये भी सही है। यदि हमें ईश्वर के तत्व का ज्ञान है, तो हमें उसके अस्तित्व का भी ज्ञान होता है, ये भी सही है। लास्ट क्या है? एक्विनास ने अशुभ के विचार का भी प्रचार किया। अशुभ एक तत्व है और पद्धति से में साभिप्राय है। देखिए, अशुभ की बात कौन करते हैं? ऑगस्टाइन करते हैं। तो ये भी हटा दीजिए, तो आंसर मिल जाएगा आपको BCD। इंग्लिश में भी देखना चाहें तो ये रहा, देखिए ये है Saint Thomas Aquinas and choose the correct statement. देखिए, one of many objectives of Saint Thomas Aquinas philosophy is to negotiate uh, erroneous reading of Aristotle, uh, uh,
अरिस्टोटल विद द क्रिश्चियन रीडिंग, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाज अनदर ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना इनका उद्देश्य था, किसका, एक्विनास का। 5 तरह के आर्गुमेंट देते हैं ईश्वर को सिद्ध करने के लिए। तो 5 तरह के कौन कौन से आर्गुमेंट देते हैं, देखिए। आर्गुमेंट देते हैं, आर्गुमेंट फ्रॉम अनमूव्ड मूवर, गति के आदि प्रवर्तक के रूप में ईश्वर की सिद्धि। 5 तरह के आर्गुमेंट देते हैं। तो पहला है अनमूव्ड मूवर का आर्गुमेंट देते हैं। दूसरा है निमित्त कारण मूलक युक्ति, द आर्गुमेंट फ्रॉम इफिशिएंट कॉज, इफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण मूलक युक्ति, तो ये हो गया। तीसरा कौन सा आर्गुमेंट देते हैं, तीसरा आर्गुमेंट देते हैं आकस्मिकता मूलक युक्ति, आर्गुमेंट फ्रॉम कॉन्टिजेंसी, आकस्मिकता मूलक युक्ति, आकस्मिकता, आकस्मिकता मूलक युक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या देते हैं, द आर्गुमेंट फ्रॉम द डिग्री ऑफ परफेक्शन, पूर्णता के तारतम्य पर आधारित, यानी अवस्था भेद पर आधारित युक्ति, अवस्था भेद पर आधारित युक्ति देते हैं, अवस्था भेद पर आधारित युक्ति, अवस्था भेद पर, द आर्गुमेंट फ्रॉम द डिग्री ऑफ परफेक्शन। नेक्स्ट क्या देते हैं, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, प्रयोजन मूलक युक्ति। तो 5 तरह के आर्गुमेंट देते हैं कौन, एक्विनास। आगे देखते हैं, द आइडियाज ऑफ इसेंस एंड एग्जिस्टेंस आर द सेम, इसेंस और एग्जिस्टेंस सेम है। जैसे अरस्तु के दर्शन में फॉर्म एंड मैटर होता है, ऐसे ही यहाँ पे इसेंस और एग्जिस्टेंस होता है। तो तीसरा सही हो गया। इफ वी नो गॉड्स इसेंस, यदि हम गॉड के इसेंस को जान गए, वी कम टू नो हिज एग्जिस्टेंस, हम उसके अस्तित्व को भी जान जाएंगे। तो ये भी सही है। लास्ट वाला गलत हो जाएगा, गलत है क्योंकि एविल की बात हो रही। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सी टी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, अगला है, देखिए, दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में अविभाज्य अविभाज्य मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का परम उद्देश्य क्या है। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको। देखिए, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इन द फिलॉसफी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। तो क्या है इसका, पहला, द स्टेट पॉलिसी मस्ट इंश्योर सेफ्टी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ओवर द एबव एवरीथिंग। क्या है कि राज्य नीति को व्यक्ति की सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर सुनिश्चित करना था। दूसरा क्या है, द स्टेट पॉलिसी मस्ट इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट। तो ये सही है, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। ये क्या है कि राजनीति को व्यक्ति के विकास और समूह के कल्याण के बीच संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, उस समय क्या था, 2 तरह की विचारधाराएं थी, एक कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद, एक कैपिटलिज्म पूंजीवाद, एक मार्क्सवाद, कम्युनिज्म मार्क्सवाद था। तो कैपिटलिज्म में क्या बताया उन्होंने कि इसमें ये अनियंत्रित व्यक्तिवाद को महत्व देता है और शोषण की क्षमता है इसमें। अनियंत्रित व्यक्तिवाद है और शोषण है, अनियंत्रित व्यक्तिवाद है और शोषण है पूंजीवाद में। और मार्क्सवाद में क्या था, मार्क्सवाद में इन्होंने बताया कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता है और विशुद्ध भौतिकवादी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करता है और विशुद्ध भौतिकवादी है, और विशुद्ध प्योर मेटेरियलिस्टिक है, विशुद्ध भौतिकवादी है। तो इन दोनों के बीच में मतलब कोई एक, ये तो अति हो गया, अति सर्वत्र वर्जित है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। तो राजनीति को व्यक्ति के विकास और समूह के कल्याण के बीच संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसलिए इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। देखिए, जो दीनदयाल उपाध्याय के जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एकीकृत मानववाद है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है पर्पस है मानव के संतुलित और एकीकृत विकास पर जोर देता है, मानव के बैलेंस्ड और इंटीग्रल डेवलपमेंट पर जोर देता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें ना केवल भौतिक कल्याण नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है। केवल भौतिक कल्याण की बात नहीं करता, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहता है और मेंटल डेवलपमेंट चाहता है। तो ये इसलिए इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, कौन से दार्शनिक ईश्वरवादी अस्तित्ववाद का विचार दिया। तो हाँ, तो देखिए, ईश्वरवादी अस्तित्ववाद, देखिए हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि अस्तित्ववाद ब्रांचेज ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद की शाखाएं। फिर से बना लीजिए, अस्तित्ववाद की शाखाएं क्या है, इसके 2 ब्रांचेज हैं, एक है एथिस्ट, एक है थीस्ट, एक है ईश्वरवादी, एक है निरीश्वरवादी, एक है आस्तिक, एक है नास्तिक।
इधर लिख लीजिए आस्तिक, ये है, इधर लिख लीजिए आस्तिक और इधर लिख लीजिए नास्तिक, इधर लिख लीजिए नास्तिक। आस्तिक दैट मीन्स थीस्ट। तो थीस्ट में दो पार्ट कर लीजिए, एक 19th सेंचुरी में और ये 19वीं शताब्दी में, और एक 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में। ऐसे इसमें भी कर लीजिए, एक 19th सेंचुरी में और एक 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। देखिए आस्तिक में कौन आते हैं 19वीं शताब्दी में? ये आते हैं सोरेन किरकेगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड आते हैं, सोरेन किरकेगार्ड आते हैं। और 19वीं शताब्दी में नास्तिक में नीत्शे आते हैं। कौन आते हैं? नीत्शे आते हैं। ऐसे ही आस्तिक में 20वीं शताब्दी में लिख लीजिए पॉल टिलिक है, पॉल टिलिक है, पॉल टिलिक, पॉल टिलिक है, पॉल टिलिक है, मार्टिन व्यूअर है, मार्टिन मार्टिन व्यूअर है, नो आई दो करके इनका एक किताब पूछा गया है, अभी आएगा आगे। मार्टिन व्यूअर है, मार्टिन व्यूअर है, व्यूअर है। और कार्ल बार्थ है, कार्ल बार्थ है, कार्ल बार्थ है, कार्ल बार्थ है, गैब्रियल मार्शल है, गैब्रियल मार्शल है, गैब्रियल मार्शल, गैब्रियल मार्शल। नेक्स्ट क्या है? कार्ल यास्पर्स है, कार्ल यास्पर्स है। ये सब आस्तिक आस्तिक अस्तित्ववादी हैं, कार्ल यास्पर्स हैं। देखिए ऐसे ही नास्तिक में 19th सेंचुरी में नीत्शे हो गए और 20th सेंचुरी में कौन कौन हो गए? अल्बर्ट कामू, अल्बर्ट कामू हो गए, अल्बर्ट कामू हो गए, जेपी सात्र हो गए, ज्यापाल सात्र हो गए, ज्यापाल सात्र हो गए, और हाइडेगर हो गए। कौन हो गए? हाइडेगर, हाइडेगर। ये नास्तिक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा किरकेगार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा किरकेगार्ड। एग्जिस्टेंशियलिज्म में कौन पूछा था? ये थीस्ट है, तो किरकेगार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ हायरार्की ऑफ एस्थेटिक जॉय फ्रॉम लोअर टू हायर अकॉर्डिंग टू केसी भट्टाचार्य। केसी भट्टाचार्य के अनुसार सौंदर्य परक आनंद की सोपानिकी की दृष्टि से निम्न से उच्च क्रम बताना है। तो देखिए, निम्न से ये है कंटेम्पलेटिंग जॉय, इसको बोलते हैं चिंतनकारी आनंद। ये है चिंतनकारी आनंद, चिंतनकारी आनंद। ठीक है, दूसरा क्या है? इनिशियल जॉय एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक ऑब्जेक्ट, सौंदर्य परक वस्तु से संबद्ध प्रारंभिक आनंद, सौंदर्य परक वस्तु से संबद्ध प्रारंभिक आनंद। ये है प्रारंभिक आनंद, सौंदर्य परक वस्तु से संबद्ध प्रारंभिक आनंद। तो ये हो गया। और तीसरा क्या है? तीसरा है सिंपैथेटिक जॉय, ये सहानुभूति परक आनंद, ये है सहानुभूति परक आनंद। तो इसका सीक्वेंस बताना है। तो देखिए, प्रारंभिक आनंद पहले हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ये थर्ड हो जाएगा। पहले प्रारंभिक आनंद, फिर सिंपैथेटिक जॉय, फिर लास्ट में चिंतनकारी आनंद, थिंकिंग जो हो लास्ट में हो जाएगा। इसका सही आंसर ये क्या है? थर्ड है। ओके, तो ये हम लोगों ने इतना किया। अब हाँ,